नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम सेकेंड ईयर EFM पेपर सेकंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस है। उसमें हम लोग एक्सचेंज कंट्रोल होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स या बेनिफिट्स या इम्पोर्टेंस क्या क्या है, इसके बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में जो डायरेक्ट मेथड्स ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल हैं, जो विनिमय नियंत्रण की प्रत्यक्ष पद्धतियाँ या तरीके हैं, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक तो आपके जो मल्टीलेटरल या बायलेटरल होते हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं या फिर समझौते होते हैं, और एक यूनिलेटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, एक पक्षीय समझौते होते हैं या यूनिलेटरल मेथड्स होते हैं, एक पक्षीय तरीके होते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनको वन बाय वन देख लेते हैं। जिसमें नंबर 1 आता है एक्सचेंज इक्विलाइजेशन फंड, विनिमय समानीकरण कोष। हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक है, वो वहाँ का एक्सचेंज इक्विलाइजेशन फंड या एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड या एक्सचेंज इक्विलाइजेशन अकाउंट, ये तीनों ही नाम से ये जाना जाता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। इस फंड में फॉरेन करेंसीज का रिजर्व है, उसको मेंटेन करा जाता है। मान लीजिए किसी सर्टेन टाइम पर इंडियन करेंसी है, उसकी वैल्यू डाउन जा रही है US डॉलर के अगेंस्ट में या कंपैरिजन में, तो उस केस में क्या करेगा, RBI इस अकाउंट से US डॉलर को सेल आउट करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही वो सेल आउट करना स्टार्ट करेगा, उस केस में US डॉलर की वैल्यू है वो कम होने लग जाती है। रीज़न बीइंग उसकी जितनी डिमांड है वो सप्लाई के थ्रू फुलफिल कर दी जाती है। या इसका रिवर्स केस हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है US डॉलर के कंपेरिजन में, तो आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। उस केस में आप US डॉलर को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डिविडेंड आपका एक्सचेंज इक्विलाइजेशन फंड या एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड है, उसके थ्रू भी एक्सचेंज को कंट्रोल करा जा सकता है। फिर सेकंड आता है इसमें ब्लॉक्ड अकाउंट, अवरुद्ध खाता। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, वो कैपिटल के इनफ्लो और आउटफ्लो, स्पेसिफिकली फॉरेन एक्सचेंज है, उसके इनफ्लो आउटफ्लो को कंप्लीट बैन कर देती है, यानी उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। डोमेस्टिकली आप फॉरेन करेंसी है, उसको एक लिमिटेड पार्ट पे यूज़ करने की परमिशन आपको गवर्नमेंट या RBI से प्रोवाइड कराई जाती है। यानी एक सर्टेन टाइम पे जो आपका फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, आप फॉरेन करेंसी को बाहर नहीं बेच सकते हैं। डोमेस्टिकली विद प्रायर परमिशन ऑफ RBI लिमिटेड पार्ट पे आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। फिर थर्ड आता है रेगुलेशन ऑन फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार का नियमन। इसमें क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, वो आपके सपोज इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो इंपोर्ट्स को कुछ पार्ट पे बैन कर दिया जाता है या कंप्लीट उस पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी जाती है। और एक्सपोर्ट सपोज आप नहीं चाहते फिर भी इंक्रीज हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करना होता है, तो एक्सपोर्ट को जनरली बैन कर दिया जाता है। हालांकि लगभग सभी केसेस में कोई भी कंट्री है वो एक्सपोर्ट को बैन नहीं करती है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करा जाता है, और इंपोर्ट्स हैं उसको बैन करा जाता है। यानी आपका जो फॉरेन ट्रेड है उसको आप उस पर रेगुलेशंस को इम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय, सॉरी ये रेगुलेशन नहीं, ये राशनिंग है, राशनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय राशनिंग। इसमें क्या होता है कि आपकी गवर्नमेंट या RBI है, वो सेक्टर वाइज इंपोर्ट्स हैं वो प्री डिसाइड कर दिया जाता है, या फिर फॉरेन एक्सचेंज है वो सेक्टर वाइज अलोकेट कर दिया जाता है। मान लीजिए आप बेसिक जो रिक्वायरमेंट के आइटम्स हैं, फूड ग्रेन्स की बात अपन करें, मान लीजिए 20% इसमें आपको फॉरेन एक्सचेंज अलोकेट कर दिया। फिर दूसरी जो हैवी इंडस्ट्री है उसमें मान लीजिए 40% अलोकेट कर दिया। टेलीकॉम इंडस्ट्री है, इसमें मान लीजिए 10% अलोकेट कर दिया। तो ये रैशनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया। यानी फूड इंडस्ट्री में डील करने वाले इंपोर्टर्स हैं, वो टोटल आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का 20% ही इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ये होती है रैशनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फिर नेक्स्ट इसमें आता है एक्सचेंज पेजिंग, विनिमय उद्बंधन। इस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट या RBI है वो आपकी एक्सचेंज रेट है उसकी पेजिंग कर देती है, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। कई बार इसमें ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि आपके एक्सचेंज रेट को इतना हाई सेट कर दिया जाता है कि उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए,
और गवर्नमेंट चाहे तो उसे लोअर सर्किट भी लगा सकती है, यानी लोअर रेट ऑफ एक्सचेंज कितनी होंगी वो प्री डिसाइड कर दी जाती है और उसके बीच में आपकी फ्लैक्चुएटिंग करेंसी सिस्टम है वो मेंटेन होता रहता है। फिर लास्ट इसमें आता है मल्टीपल एक्सचेंज रेट्स, बहुमुखी विनिमय दरें। ये आपकी मल्टीपल एक्सचेंज रेट है, ये कंट्री वाइज भी इनको डिफरेंट सेट किया जा सकता है और आपके पर्टिकुलर गुड्स वाइज भी इनको डिफरेंट सेट किया जा सकता है। जैसे लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल लिया, मान लीजिए आपने एक्सचेंज रेट है वो यूएसए के लिए डिफरेंट सेट करी है, ब्रिटेन के लिए डिफरेंट है, चाइना के लिए डिफरेंट है, अदर कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट है, या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स हैं, तो वो होती है मल्टीपल एक्सचेंज रेट। यानी ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकती है, इंडस्ट्री के प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी कर सकती है। हालांकि प्रेजेंट सिचुएशन में फ्लैक्चुएटिंग करेंसी सिस्टम है तो इस टाइप का सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। फिर जो सेकंड पार्ट आता है वो है बायलैटरल और मल्टीलैटरल मेथड्स, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जो तरीके या पद्धतियाँ होती है वो कौन कौन सी है, जिसमें सबसे पहले आता है पेमेंट एग्रीमेंट, भुगतान समझौते। इसमें क्या होता है, दो कंट्री हैं उनके बीच में मान लीजिए ट्रेड भी है और लोन्स हैं वो भी एक्सचेंज होते हैं, तो जो कंट्री लोन देती है उस कंट्री को लोन लेने वाला कंट्री है वो इंटरेस्ट और आपके प्रिंसिपल अमाउंट, ब्याज और मूलधन है उसका पेमेंट करता है, बट लोन देने वाली कंट्री लोन लेने वाली कंट्री के इंपोर्ट्स को रोक नहीं सकती है। तो इस टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं वो पेमेंट एग्रीमेंट्स में आते हैं। फिर सेकंड है इसमें क्लियरिंग एग्रीमेंट्स, समाशोधन समझौते। इसमें क्या होता है, एक क्लियरिंग का अकाउंट है वो अलग से बना दिया जाता है, फिर जितने भी आपके फॉरेन पेमेंट्स होते हैं जिनका फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है वो इसी के थ्रू होते हैं। या फिर दूसरा तरीका इसका ये होता है, क्लियरिंग अकाउंट आपने बना दिया, जिसको पेमेंट करना है चाहे वो यूएस डॉलर में करना हो, चाहे पाउंड स्टर्लिंग में करना हो, चाहे यूरो में करना हो, अब उसके लिए इस अकाउंट में आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी है उसी को ही डिपॉजिट करते हैं, उसी के थ्रू पेमेंट होते हैं। और क्लियरिंग जो अकाउंट है वो आपकी करेंसी का कन्वर्जन करता है, यानी आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप डोमेस्टिक करेंसी में भी इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट्स, यथास्थिर या यथावत या जैसे थे समझौते। यानी इसमें सिचुएशंस हैं वो चेंज नहीं होती है, आपने लोन ले रखा है तो अब लोन के रीपेमेंट पे रोक लग जाती है, या आपके जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं उनको लॉन्ग टर्म लोन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही आपके कोई पहले से मान लीजिए एग्रीमेंट्स हैं कि आप सर्टेन अमाउंट का इंपोर्ट करेंगे, सर्टेन अमाउंट का एक्सपोर्ट करेंगे, तो अब उसमें फर्दर चेंजेस नहीं आ सकते, जो पहले आपके एग्रीमेंट थे वो एज इट इज़ मेंटेन हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है कंपनसेशन एग्रीमेंट, क्षतिपूर्ति समझौते। इसमें क्या होता है, इंपोर्ट्स का पेमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, यानी आपने कोई पर्टिकुलर आइटम इंपोर्ट करा है उसके एवज में आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ता है। अब मान लीजिए उतनी अमाउंट का आपकी कंट्री से उस कंट्री में एक्सपोर्ट होता है तो उसका पेमेंट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के थ्रू आपस में कर दिया जाता है। जैसे कि यूएसए है उससे आपने कोई 20 करोड़ रुपीज़ है उसका इंपोर्ट करा है, और यूएसए में इंडिया है उसने 20 करोड़ रुपीज़ का एक्सपोर्ट भी करा है, तो इन इंपोर्ट्स का पेमेंट इस एक्सपोर्ट के थ्रू हो जाता है, तो उसे कंपनसेशन एग्रीमेंट बोलते हैं। और लास्ट आता है ट्रांसफर मोरेटोरिया, विलंब काल हस्तांतरण। ये मोरेटोरिया होता है किसी चीज़ को डेफर कर देना, यानी सर्टेन टाइम के लिए स्थगित कर देना और उसके बाद में उसका पेमेंट करना। मान लीजिए इंडिया में प्रेजेंटली यूएस डॉलर का क्राइसिस चल रहा है, आपको पेमेंट करना है, आपके पास में यूएस डॉलर नहीं है, तो आप 6 मंथ्स के लिए उस पेमेंट को मोरेटोरिया कर देते हैं, यानी डेफर कर देते हैं, वो स्थगित हो जाता है। आफ्टर 6 मंथ आपके पास में फॉरेन करेंसी आ जाती है तो आप उसका इजीली पेमेंट कर पाते हैं। तो ये इसमें 2 मेथड्स आपके डायरेक्ट पेमेंट में आते हैं, एक यूनिलेटरल मेथड्स और सेकंड आपका बायलेटरल या मल्टीलेटरल मेथड्स के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसके जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।